नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा अग्निहोत्री, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज, लखनऊ से आज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कोर्स कोड BANC 132 के ब्लॉक 4 अप्रोचेस ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 13, यूनिट 14 एंड यूनिट 15 कवर करने जा रही हूँ। यूनिट 13 में हम लोग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब मानव वृद्धि और विकास की बातचीत करेंगे। 14 के अंतर्गत मानव आनुवंशिकी ह्यूमन जेनेटिक्स और फिर यूनिट 15 में ह्यूमन इकोलॉजी की बातचीत की जाएगी, मानव पारिस्थितिकी की बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 13 लेते हैं, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग बातचीत करेंगे ह्यूमन ग्रोथ क्या है, मानव वृद्धि के बारे में, मानव विकास के बारे में, और मानव वृद्धि, विकास और मैच्योरिटी, इन तीनों के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या इनमें अंतर है। फिर हम लोग कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे, जैसे सेकुलर चेंजेस एंड ट्रेंड्स की बात करेंगे, कैचअप ग्रोथ की बात करेंगे और कैनलाइजेशन की भी बात करेंगे। तत्पश्चात मानव वृद्धि को अध्ययन करने से संबंधित जो मेथड्स हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड और मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल मेथड, इनकी भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि ये मानव वृद्धि और विकास की बातचीत कब से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि शारीरिक मानव विज्ञान का मूल उद्देश्य मानव उद्विकास, प्रजाति विविधता, व्यक्तिगत पहचान और साथ में मानव वृद्धि और विकास का अध्ययन करना रहा है। और प्रारंभ से ही मानव विज्ञानी मानव वृद्धि और विकास के अध्ययन करने में अपनी रुचि रखते हैं। लेकिन सबसे पहला जो एक व्यवस्थित अध्ययन हमको मिलता है वो काउंट फिलबर्ट ने डॉक्यूमेंट किया था एक बच्चे के ऊपर 1759 से 1777 के बीच में। और उनका ये जो डॉक्यूमेंटेशन था, इसको बफन ने हिस्टोरी नेचुरली में पब्लिश किया था। हालांकि हम लोगों को अच्छी तरीके से ये ज्ञात है कि पैलेलिथिक पीरियड में भी जो रॉक पेंटिंग मिलती हैं, वो उनसे भी हमें बहुत कुछ उस अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बारे में भी आइडिया काफ़ी हद तक लगता है कि मानव जो है वो किस तरीके का रहा होगा, उसका आकार क्या रहा होगा। लेकिन मानव वृद्धि और विकास से संबंधित जो रिटन प्रमाण हैं वो हमको 3500-3500 साल पहले से ही मिलते हैं, अभी से लेके 3500 साल पहले मेसोपोटामिया से। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं हमें काफ़ी सारे अध्ययन हुए हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से मानव वृद्धि और विकास का संबंध है मानव शास्त्र में। मानव जीवन का आरंभ एक निषेचित जायगोट मतलब से होता है, जिसमें कई बार कोशिका विभाजन होकर उसके आकार में परिवर्तन होता है। वृद्धि कोशिका विभाजन की गति पर निर्भर होती है। मानव भ्रूणीय कोशिकाओं के आकार में वृद्धि गर्भकाल के 25वें सप्ताह से आरंभ होती है। तत्पश्चात धीरे धीरे ये मानव शरीर का आकार लेने लगता है। हम जानते हैं कि वृद्धि करीब करीब 20 साल तक होती है। मानव की शारीरिक रचना कोशिकाओं एवं उसके मध्य पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय द्रव्य इंटरसेलुलर जो द्रव्य होता है द्वारा निर्मित होती है। शरीर को बनाने वाले इन दोनों भागों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप कोशिकाएं संख्या में तथा अंतरकोशिकीय द्रव्य मात्रा में बढ़ने लगते हैं। अतः वृद्धि को सामान्य रूप से आकार
एवं मात्रा में परिमाणात्मक बढ़ोतरी द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने वृद्धि को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। 1962 में फॉकनर ने कहा कि वृद्धि एक जटिल संघटना है तथा यह किसी भी सदस्य के आनुवंशिक विभव मतलब जेनेटिक पोटेंशियल तथा वातावरणीय कारक जो इस पर क्रियाशील होते हैं का संयुक्त रूप से उत्पाद है। सन 1986 में डेविड सिंक्लेयर ने वृद्धि के बारे में बताया कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक बदलाव का सीमित एवं नियंत्रित अर्थ में प्रवृत्त होना वृद्धि कहलाता है। मतलब growth tends to have the restricted meaning of anatomical and physiological changes। तो मानव वृद्धि की और विकास के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के बीच एक जटिल अंतर संबंध शामिल है। व्यक्तिगत स्तर पर वृद्धि को पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारकों के बीच अंतरक्रिया माना जाता है। यह अच्छी तरह से सोचा समझा जा चुका है कि सभी मानव समूहों द्वारा साझा मानव वृद्धि और विकास का मूल पैटर्न होमोनिड्स पुरातन और आधुनिक मनुष्यों के लंबे उद्विकासी इतिहास का परिणाम है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का परिणाम है। मानव सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, यौनिक प्रजनन करता है, इसलिए अपने माता पिता दोनों की विशिष्ट विशेषताएं साझा करता है। इस प्रक्रिया में वृद्धि और विकास की लंबी प्रक्रिया से वो गुजरता है और अपने माता पिता जैसे लक्षण प्राप्त करता है। वृद्धि के स्पष्ट चरण हैं प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, भ्रूणावस्था और जीर्णता शामिल है। प्रत्येक चरण का अपना मील का पत्थर होता है और इसका अपना महत्व होता है। मानव वृद्धि और विकास केवल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, इसमें हम इस बारे में भी सीखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति एक निषेचित अंडे से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से मानव वयस्क बनकर पूरी तरह विकसित होता है। लेकिन इस प्रक्रिया का एक व्यवहारिक मानव विज्ञान और जैविक पहलू भी है जो स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करने और इसे समझने में मदद करता है। तो अब हम ये देखें कि मानव वृद्धि, विकास और परिपक्वता क्या है। तो मानव वृद्धि तो ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों और अंगों की ऊंचाई, वजन में एक स्पष्ट वृद्धि। आमतौर पर इसे किसी व्यक्ति के शारीरिक आयाम या आकार में वृद्धि या सामान्य शारीरिक विकास में वृद्धि के रूप में समझा जाता है। यह वृद्धि विभिन्न पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारकों जैसे कि निर्जातीयता, जलवायु, आहार और जीवन शैली से प्रभावित होती है। तो मानव विकास क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट की बात अगर हम करें तो विकास, मानव विकास को मानव शरीर की संरचना, रूप और आकार में प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें इसकी कार्य प्रणाली में वृद्धि भी शामिल है। विकास की अवधि के आधार पर मानव विकास सदैव क्रमिक और प्रगतिशील और विविध रूपों में विविधतापूर्ण होता है। मानव वृद्धि, विकास और परिपक्वता की अगर हम बात करें तो कई बार हम लोग वृद्धि और विकास शब्द का उपयोग समान रूप से करते हैं, लेकिन ये गलत है। हालांकि दोनों ही शब्दों का उपयोग व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन फिर भी वृद्धि आकार में परिवर्तन को संदर्भित करता है, जबकि विकास आकार में वृद्धि ही नहीं बल्कि इसमें शरीर की प्रक्रियाओं का विकास भी शामिल है।
जैसे कि बुद्धि, समझ और व्यक्तित्व में वृद्धि और विकास। वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसे आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। विकास में ये भी नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं माप सकते हैं, विकास में भी हम माप सकते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करें, तो जो ब्रेन को हम लोग उस आईक्यू लेवल माप सकते हैं, पर सब नहीं, गुणात्मक ज्यादा है, परिमाणात्मक कम है। तो वृद्धि, ग्रोथ, केवल तब तक जारी रहती है जब तक कि एक व्यक्ति परिपक्वता प्राप्त नहीं कर लेता, लेकिन जीवन भर व्यक्ति का विकास जारी रहता है। विकास पूरे मानव शरीर को संदर्भित करता है, जबकि वृद्धि या ग्रोथ शरीर की विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है, जैसे कि ऊंचाई या वजन में वृद्धि। ऐसे स्पष्ट अंतरों के बावजूद बहुत बार ये दोनों शब्द व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पर्यायवाची के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम परिपक्वता की अगर बात करें, तो हम जब परिपक्व हो जाते हैं तब हम अपनी बढ़ती उम्र के साथ अपनी कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि का अनुभव करते हैं। यह परिमाण और अवधि दोनों के संदर्भ में शारीरिक व्यायाम करने की हमारी बढ़ती क्षमता का साक्ष्य हो सकता है। परिपक्वता और विकास कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि है। सफल परिपक्वता के लिए न केवल जैविक परिपक्वता बल्कि व्यवहारिकता और शायद सामाजिक परिपक्वता भी आवश्यक है। सबसे आम परिपक्वता संकेतक माध्यमिक यौन विकास, कंकाल परिपक्वता और दंत परिपक्वता है, ऐसा कैमरून और बोगिन ने 2012 में कहा था। तो ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर ग्रोथ को बात करें, तो ग्रोथ जो है केवल शारीरिक फिजिकल एस्पेक्ट तक ही सीमित है, जबकि विकास जो है इसके अंतर्गत इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव भी आता है। ग्रोथ पूर्णतः क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट, विकास जो है क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव है। ग्रोथ एक खास पीरियड में ही होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसके बाद ये अब क्लियर हो गया कि ग्रोथ मतलब मानव वृद्धि, विकास और परिपक्वता क्या है। अब आगे की हम लोग लेंगे कुछ ट्रेंड्स ग्रोथ से संबंधित। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सेकुलर ट्रेंड्स की, और उसके बाद कैचअप ग्रोथ की बात करेंगे, और उसके बाद कैनलाइजेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सेकुलर चेंजेस एंड ट्रेंड्स। अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि ग्रोथ जो है, वृद्धि हमारी एक पैटर्न में होती है। वो जो है विकास के लिए, सेकुलर परिवर्तन शब्द विकास के लिए जब भी उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ है समय के साथ किसी भी जनसंख्या में या पॉपुलेशन में बच्चों के विकास के विशेष पैटर्न में परिवर्तन होना। कुछ लोग परिवर्तन की जगह प्रचलन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि सेकुलर प्रचलन का तात्पर्य दीर्घकालीन अप्रत्यक्ष परिवर्तनों से है, जबकि सेकुलर परिवर्तन समय से जुड़े किसी भी बदलाव को संदर्भित करता है। ये बात कैमरन ने 2002 में कही थी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेकुलर प्रचलन, ट्रेंड्स जो होते हैं, विकास या परिपक्वता का त्वरण या मंदता है। मतलब अगर तेजी से एकदम से होने लगे या धीमे हो जाए, जैसा कि एक अवधि में ऊंचाई, वजन या सब में परिलक्षित होता है। वृद्धि के संदर्भ में सेकुलर प्रचलन को सकारात्मक, नकारात्मक या अनुपस्थित के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकारात्मक सेकुलर प्रचलन अर्थात आकार में वृद्धि और पूर्व परिपक्वता होता है। कुछ जनसंख्या में नकारात्मक सेकुलर प्रचलन का कोई प्रचलन नहीं है या अनुभव नहीं किया है, लेकिन इसमें विकसित देशों के लिए सकारात्मक सेकुलर प्रचलन, ट्रेंड्स जिसे कहते हैं, और मासिक धर्म में सेकुलर ट्रेंड्स का वर्णन किया जाता है। और इसके बाद शरीर के अनुपात और संरचना में सेकुलर चेंजेस जो होते हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा की जाती है। विकासशील देशों के आंकड़े तीनों प्रकार के सेकुलर ट्रेंड्स का वर्णन करते हैं।
जैसे जनसंख्या के कुछ क्षेत्रों में जो मीनाकी होती है रजोदर्शन में, आकार और उम्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है, जबकि अन्य सेकुलर परिवर्तन या नकारात्मक सेकुलर परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले की यूरोपीय आबादी अनुमानित प्रतिमाओं की तुलना में एक नकारात्मक सेकुलर प्रश्न का सुझाव देती है, अर्थात लगभग 11वीं से 19वीं शताब्दी के अनुमानित कद में गिरावट आई, जिसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू होने वाले सकारात्मक ये प्रचलन दिखाई देते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा सा बात करें कि क्या है, कभी कभी जैसे अब जापानीज थे, जो जापानीज थे उनमें जो आजकल की पॉपुलेशन है, उससे उनके पहले के जो पेरेंट्स थे, उनकी पॉपुलेशन के साइज में, उनकी हाइट में थोड़ा सा जो ट्रेंड आया है, वो थोड़ी हाइट ज्यादा है। और इसका प्रभाव जो है वो माइग्रेशन पे भी बढ़ता है। बोअस ने 1940 में यूरोपियन बच्चों पे क्लासिकल मतलब उनका एक अध्ययन है यूरोपियन बच्चों पे, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से माइग्रेशन होने के बाद वो जो पॉपुलेशन जो पहले थी, वो माइग्रेट होने के बाद उनकी जो फिजिक थी उसमें किस तरीके से परिवर्तन दिखाई देता है, और इसको पॉजिटिव उसमें रखा, और इसी का निगेटिव भी होता है। तो हम लोग ये जो ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, पॉजिटिव ये सेकुलर परिवर्तन, उसके बाद हम बात करेंगे कैचअप वृद्धि। कैचअप वृद्धि क्या है? ये छोटे बच्चों में देखे जाने वाली एक नियमित घटना है। यह वृद्धि की कमी के कारकों को खत्म करने के पश्चात विकास मंदता की अवधि के समाप्त होने के बाद दिखाई देती है। और होता क्या है, जब रिटार्डेड ग्रोथ है, उसके बाद असामान्य रूप से उच्च वेग के साथ तत्काल वृद्धि त्वरण शायद एकदम से तेजी से जो है वो ग्रोथ बढ़ती है, और जिसके बाद एक प्रगतिशील मंदी के साथ मूल या सामान्य वृद्धि मार्ग तक पहुंच जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीमारी वगैरह जब हुई तो उसके बाद फिर ठीक हुए, तो फिर एकदम से ग्रोथ हुई। ये जो कैचअप ग्रोथ की बात है, द टर्म कैचअप ग्रोथ, इसको सबसे पहले ए प्रैडर, जी एम टैनर और जी ए वॉन हरनाक ने 1963 में कहा था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जब एक बार ग्रोथ की वेलोसिटी में काफी मंदता होती है, और उसके बाद फिर वो कार्ड बंद हो जाते हैं, तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। लेकिन ये बात है कि कैचअप वृद्धि हमेशा पूरी नहीं होती है, और यह कारक की उपस्थिति के समय गंभीरता और अवधि पर भी निर्भर करती है। यह विशेष रूप से हार्मोन की कमियों के उपचार में सही प्रतीत होती है। प्रारंभिक निदान में अक्सर देरी होती है, क्योंकि इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि बच्चे को अन्य बच्चों के संबंध में नहीं देखा जाता है, या कद में कमी स्पष्ट नहीं हो पाती। अगर कद में कमी दिखाई दे रही, तभी वो लोग ध्यान देते हैं। आमतौर पर एक हार्मोन की कमी, जैसे वृद्धि हार्मोन की कमी, परिपक्वता में देरी का कारण बनती है, और उसके बाद फिर जब उपचार करते हैं तो उपचार की प्रति प्रतिक्रिया कालानुक्रमिक आयु, ऊंचाई, वजन और कंकाल की परिपक्वता जैसे कुछ स्पष्ट कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात बच्चे की यह कमी कब तक की है, ऊंचाई और वजन में कमी कितनी गंभीर है, और परिपक्वता कितनी प्रभावित है, ये इस पर निर्भर करती है। तो इसके बाद अब तीसरी चीज पे हम लोग आ रहे हैं, कैनलाइजेशन। कैनलाइजेशन जो है, ये सबसे पहले शब्द यूज किया था 1957 में सी एच वाडिंगटन ने, और इन्होंने कैनलाइजेशन के बारे में ये बताया कि उन्होंने कहा कि वृद्धि का एक पैटर्न प्रदर्शित होता है जो किसी विशेष केंद्र के समांतर या कुछ काल्पनिक कैनाल के समांतर होता है, और इसीलिए इन्होंने इसको कैनाल से कैनालाइजेशन या होमियोरेसिस कहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की सबसे अधिक ये संभावना होती है कि ये जो ग्रोथ का पैटर्न है, ये आनुवंशिक रूप से निर्धारित हो, और ये एक पूर्व निर्धारित वृद्धि लक्ष्य की तलाश में रहता है। इसके अनुसार जो है वयस्क कद के लिए आनुवंशिक क्षमता
और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये बताते हैं कि जो वृद्धि का वेग होता है, जो वृद्धि ये पूरे टाइम फिक्स नहीं रहता है। जन्म के समय एक उच्च वेग दिखता है, जो लगभग 3 वर्ष की आयु तक त्वरित अवनंदन दिखाता है। उसके बाद युवा अवस्था तक कम और धीरे धीरे होने वाली वेग की अवधि होती है। यौवन एक बढ़े हुए वेग के साथ शुरू होता है और चरम वेग की उम्र के बाद एक अवमंदन दिखता है, फिर थोड़ा सा धीमे हो जाता है जब तक की वृद्धि बंद नहीं हो जाती। लंबी अवधि में इसकी अनियमितता को ध्यान में रखते हुए एक जो लीनियर ग्रोथ होती है, रैखिक विकास, एक गतिशील और जटिल प्रणाली के नियंत्रण में होना चाहिए, जो बढ़ते बच्चे को विचलन के बाद वृद्धि के अपने पथ पर वापस ला देता है। तो वृद्धि की एक संकीर्ण और पूर्वानुमान योग्य ट्रैक रखने की इस प्रवृत्ति को ही हम कैनलाइजेशन कहते हैं। और कैचअप वृद्धि के लिए यह एक पूर्व आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग कैचअप की, जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो कैनलाइजेशन हमने अभी देखा, सेक्युलर ट्रेंड, कैचअप और कैनलाइजेशन। लेकिन अब हम यहाँ पे एक बात और भी देखना चाहेंगे कि ग्रोथ और वृद्धि और विकास की अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं। देखिए 3 हैं मेन। एक है वर्गगत विधि, जिसे क्रॉस सेक्शनल मेथड कहते हैं। दूसरा अनुदैर्ध्य विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड है। और जो तीसरी है आंशिक या मिश्रित विधि, सेमी या लॉन्गिट्यूडनल मेथड। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल मेथड है, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बहुत सरल और कम खर्चीली है। इसमें क्या करते हैं कि अध्ययन के लिए सबसे पहले अलग अलग आयु के बच्चों को भिन्न भिन्न समूह बना लिए जाते हैं। प्रत्येक समूह एक भिन्न आयु समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद इन अलग अलग समूह के बच्चों पर एंथ्रोपोमेट्री मतलब मानवमिति की मानक पद्धतियों द्वारा वृद्धि के अध्ययन से संबंधित मापे लिए जाते हैं, मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। प्रत्येक समूह के बच्चों पर माप केवल एक ही बार ली जाती है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा प्रत्येक आयु समूह के परिणाम भी शीघ्रता से प्राप्त किए जा सकते हैं। सन 1962 में फॉकनर, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया है, ने इस विधि के संदर्भ में बताया कि जो वर्गगत विधि है, क्रॉस सेक्शनल विधि के द्वारा किसी भी जनसमूह की वृद्धि परीक्षण निश्चित आंकड़ों के आधार पर, जो कि निश्चित आयु से संबंधित रहते हैं, की जा सकती है। यह विधि विभिन्न जनसमूहों के सर्वेक्षण के लिए अधिक उपयोगी होती है। वर्गगत विधि द्वारा किसी जनसमूह के स्वास्थ्य एवं पोषण का संबंध वृद्धि की प्रगति को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनसमूहों में अलग अलग कारकों द्वारा प्रभावित वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। विभिन्न देशों में अलग अलग जनसमूहों में वृद्धि की ट्रेंड्स ऑफ ग्रोथ को भी हम लोग माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों में वृद्धि का क्या स्तर है, कौन से कारक इसकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इससे भी समझा जा सकता है। और यही जो भी हमने पहले आप लोगों को बताया था कि यह प्रक्रिया ही सेक्युलर ट्रेंड ऑफ ग्रोथ कहलाती है। इसे हम लोग जान सकते हैं कि क्या वहां का पैटर्न है, ट्रेंड क्या है किसी भी देश का। प्रत्येक देश के बच्चों की शारीरिक वृद्धि में विविधता पाई जाती है तथा अच्छा वातावरण एवं पोषण बच्चों में वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में विभिन्नता का कारण वृद्धि की दर का अलग अलग होना है। यह विविधता वृद्धि की प्रत्येक अवस्था में दिखाई देती है, लेकिन एडोलसेंट पीरियड में, किशोरावस्था में, ये सबसे ज्यादा स्पष्टता से इसको हम देख सकते हैं। और इस अवधारणा को टेम्पो ऑफ ग्रोथ कहा जा सकता है। तो ये जो वर्गगत विधि है, इसमें खासियत क्या है कि इस विधि के अंतर्गत कम समय में अधिक संख्या में लोगों का अध्ययन संभव है। इस विधि द्वारा अध्ययन करने में आर्थिक व्यय भी कम होता है। व्यावहारिक स्तर पर भी इस विधि द्वारा अध्ययन करना आसान है।
इस अध्ययन विधि से प्राप्त परिणामों को तुरंत उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इसके कुछ अवगुण भी हैं। वो क्या है? पहला तो ये है कि इस विधि द्वारा बच्चों की वृद्धि से संबंधित प्रतिरूपों का विस्तार पूर्वक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इस विधि के अध्ययन द्वारा विभिन्न बच्चों के वृद्धि दर के अंतर को भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। और वृद्धि की ग्रोथ की विभिन्न अवस्थाओं, जो विभिन्न स्टेजेस में प्रत्येक बच्चा भिन्न वृद्धि दर दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के वातावरणीय कारक जैसे आर्थिक, सामाजिक स्तर, पोषण, मनोवैज्ञानिक तनाव, पारिवारिक माहौल इत्यादि सब अलग अलग होते हैं। अतः इस विधि द्वारा वृद्धि के अध्ययन से प्राप्त जानकारी को समरूपता की दृष्टि से देखना संभव नहीं हो पाता है। कुछ कमियां लेकिन अच्छाई भी है। तो इन अवगुणों के कारण, ये जो अवगुण हैं, इनके कारण वर्गगत विधि द्वारा आनुवंशिक नियंत्रण के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए वर्गगत अध्ययनों के लिए एक ऐसे मेंडलीय जनसमूह की आवश्यकता होती है जो कम से कम जीन प्रवाह के संदर्भ में पृथक हो। वर्गगत अध्ययन एक समान आयु समूह में किया जाना चाहिए और यह समूह भी बड़ा होना चाहिए। समूह के प्रत्येक बच्चे की आयु का आकलन टैनर द्वारा बताए गए जो है दशमलव उम्र कैलेंडर के अनुसार, मतलब डेसिमल एज कैलेंडर द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो इसी कमी को इस पूरा करने के लिए एक और विधि भी अपनाई जाती है जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मेथड या अनुदैर्घ्य विधि कहते हैं। इसमें इस विधि के अंतर्गत विभिन्न बच्चों के माप जन्म से परिपक्वता तक लगातार प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर लिया जाता है। यह विधि विशिष्ट सदस्यों की वृद्धि प्राप्त ज्ञात करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि में समय अधिक लगने के कारण अन्वेषक को बच्चों तथा उनके माता पिता से लंबी अवधि तक सहयोग प्राप्त करना कठिन भी होता है। लेकिन इसमें कुछ गुण हैं, इसके कुछ फायदे हैं। इस विधि द्वारा वृद्धि से संबंधित परिणाम सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की वृद्धि का आकलन उसके पर्यावरण के अनुरूप किया जा सकता है। वृद्धि के कुछ आयामों की जानकारी केवल इस विधि द्वारा ही की जा सकती है और इस विधि के प्रत्येक बच्चे की वृद्धि दर के अंतर का एक निश्चित अंतराल पर अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन कुछ कमियां हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड की, अनुदैर्घ्य विधि की कुछ कमियां हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहली तो वही कमी जो मैंने पहले बताई कि समय बहुत लगता है, जिससे ग्रोथ के वृद्धि के निर्धारण में भी विलंब होता है और धन भी ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि लंबे समय तक इसमें जो डेटा एकत्र किया जाता है, न्यास एकत्र किया जाता है, तो ऐसी संभावना भी हो जाती है कि जिस बच्चों पे हम अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन हेतु निर्धारित बच्चे उस समय उपलब्ध ना हो पाए। तो फिर ये दोनों जो थे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल, इसको मिलाते हुए जो तीसरी है आंशिक या मिश्रित अनुदैर्घ्य विधि, सेमी और मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल मेथड का प्रयोग किया जाता है और इसे मिश्रित अनुदैर्घ्य विधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस विधि द्वारा अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इसमें कई तकनीकें मिश्रित होती हैं। व्यवहारिक रूप से इसकी संभावना बहुत कम होती है कि एक विशेष बच्चों के समूह को प्रत्येक वर्ष लंबे समय तक मापा जा सके, क्योंकि कुछ बच्चे जिन पर अध्ययन किया जा रहा है निश्चित रूप से किसी कारणवश छोड़कर भी जा सकते हैं और उनके स्थान पर उसी आयु वर्ग के नए बच्चे जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये मिक्सिंग हो गई ना। इसके अतिरिक्त इस विधि के अंतर्गत अल्पकालिक अनुदैर्घ्य अध्ययन भी किया जा सकता है, जिसकी अवधि 1 से 2 वर्ष की होती है। तो जन्म से परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन के लिए बच्चों की अलग अलग आयु के जो समूह बना लिए जाते हैं, जैसे पहला समूह 0 से 6 वर्ष का, दूसरा 5 से 11, तीसरा 10 से 16 और चौथा 15 से 20 वर्ष तक का होगा। इस प्रकार संपूर्ण आयु वर्ग, अब ये संपूर्ण आयु वर्ग कहाँ से हो गया? 0 से 20 तक का हो गया और इस आधार पर ग्रोथ की वेलोसिटी के वार्षिक मध्यमान का आकलन भी कम समय पे कर लिया और उसके पश्चात हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन
इसका ठीक है, मिश्रित अनुदैर्ध्य अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि ये शुद्ध अनुदैर्ध्य अध्ययन की तुलना में आर्थिक रूप से सस्ता और कम समय लेने वाला होता है। इसके अतिरिक्त ये अध्ययन वृद्धि दूरी मतलब विकास की स्थिति और वृद्धि वेग कर्व जो होता है विकास दर के बारे में जानकारी प्रदान करके दोनों तरीकों में सर्वश्रेष्ठ आंकड़े प्रदान करता है। लेकिन इसमें कमी है, इसमें जो है मिश्रित अनुदैर्ध्य आंकड़े के माध्यम से विभिन्न शारीरिक मापदंडों के वृद्धि वेग का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको करना और इनकी स्टैटिस्टिक्स लगाना भी एक कठिन काम है। तो इस तरीके से हम ये 3 मेथड्स को यूज करके हम जान सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इनका यूज क्या है, जल्दी जल्दी संक्षेप में बात करते हैं। तो पहले तो सबसे पहली चीज है कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताता है, और एक किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य, जो अच्छा स्वास्थ्य होगा तो वो नेशन भी, राष्ट्र भी हेल्दी होगा। स्वास्थ्य की स्थिति से पता चलती है। अब हम बीएमआई निकालते हैं या कुपोषण है या क्या है, सब हम इसी से जान सकते हैं। कुपोषण और बीमारियों से जुड़ी स्थिति से के बारे में बताता है। मानव वृद्धि और विकास के अध्ययन ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो खेल के चयन में सुविधा प्रदान करते हैं। खिलाड़ियों के लिए तय किए जाने वाले खेल, वस्त्र, फर्नीचर, उपकरण, कार्यस्थल की डिजाइन, फॉरेंसिक विज्ञान में पहचान, स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो इसी की सहायता से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त मानव वृद्धि विकास का विषय विभिन्न भौगोलिक स्थानों को बाधित करने वाले कारकों और विशाल सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करने के लिए दुनिया भर में मानव आबादी की विविधताओं का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चर्चा करी यूनिट 13 के अंतर्गत। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट 14। यूनिट 14 में बहुत संक्षेप में मानव आनुवंशिकी, ह्यूमन जेनेटिक्स की बात की जाएगी। इसमें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि इसका शारीरिक मानव विज्ञान से क्या संबंध है मानव आनुवंशिकी का, और उसके अलावा इसके हिस्ट्री और डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, यूजेनिक्स की बात करेंगे, बायोकेमिकल जेनेटिक्स की, साइटोजेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्लिनिकल जेनेटिक्स, इसका स्कोप क्या है, और लास्ट में जो आजकल बहुत ही ज्यादा हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसकी भी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन 2002 में आनुवंशिकी को कहा गया है, यह आनुवंशिकता का अध्ययन है। मानव आनुवंशिकी आनुवंशिकी की शाखाओं में से एक है जो मानव आनुवंशिक विविधता, इसके स्रोतों और संचरण से संबंधित होती है। मानव आनुवंशिकी का अध्ययन हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाता है, रोग के आनुवंशिक योगदान को उजागर करने, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, मानव विकास को समझने और चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है। मानव आनुवंशिकी में विविधता का अध्ययन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, प्रजनन जीवों और वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस के तंत्र को समझने के लिए उनके शिशुओं में लक्षणों की जांच करना आवश्यक है। साइटोजेनेटिक टेक्निक, जिसमें हम सेल के, कोशिकाओं के प्रजनन के तंत्र और प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। मॉलिक्यूलर टेक्निक, जिसमें रिस्ट्रिक्शन विश्लेषण और पुनर्संयोजन की बातचीत हम लोग करते हैं। डीएनए, इसमें डीएनए को काटना और जोड़ना आता है। प्रवर्धन तकनीक जैसे पीसीआर, पीसीआर में क्या 30 चक्रों में डीएनए के छोटे टुकड़े की 10 अरब प्रतियां बनाना। संकरण तकनीक जैसे कि प्रतिदीप्ति अवस्थी संकरण, फ्लोरेसेंसिंग हाइब्रिडाइजेशन की सिचुएशन होती है। विभिन्न डीएनए नमूनों की तुलना करने में और किसी दिए हुए नमूने में विशिष्ट आधार अनुक्रम की पहचान करने में स्वचालित अनुक्रमण तकनीक, मतलब डीएनए की अनुक्रम विशिष्ट क्षेत्र और यहां तक कि जीव के पूरे जीनोम का अध्ययन करने में। और माइक्रोएरे तकनीक में, मतलब एक प्रयोग में जीन के उत्परिवर्तन, म्यूटेशन
और अभिव्यक्ति की पहचान करने में। ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर हम 6 गुणे 106 बेस जोड़े दो मानव के बीच भिन्न होते हैं और प्रत्येक 1000 बेस जोड़े पर दो व्यक्तियों के बीच एक अलग बेस होता, आधार होता है, और इसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में जाना जाता है। जीनोम स्तर पर अगर हम बात करें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे आगे, जीनोम स्तर पर दो व्यक्ति 0.1% से भिन्न होते हैं। और अन्य प्रकार की विविधताएं प्रतिलिपि संख्या विभिन्नताएं, मतलब जिसमें डुप्लीकेशन और विलोपन, दोहराव और विलोपन आता है, और प्रतिलिपि तटस्थ विविधताएं हैं जो कम बार होती हैं। ये देखा गया है कि 85% आनुवंशिक विविधता आबादी के भीतर होती है। स्टोरी और लोगों ने 2007 में ये बताया था, और 15% विविधता आबादी के बीच होती है। तो आनुवंशिक विविधता सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों से जुड़ी है। विविधता ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही है, ये फायदेमंद भी होती है। जैसे सिकल सेल ट्रेट की अगर हम बात करते हैं, तो हमें सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग विषम लोगों को मलेरिया के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाभप्रद भी पाया गया है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ह्यूमन जेनेटिक्स से क्या संबंध है? हमें ये तो पता ही है कि शारीरिक मानव विज्ञानी मानव के जैव सांस्कृतिक उद्विकास का अध्ययन करते हैं। मानव लक्षणों के वंशानुगत संचरण के ज्ञान के बिना उद्विकास तो हम समझ ही नहीं सकते हैं। पीढ़ियों से संचित आनुवंशिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उद्विकासवादी परिवर्तन होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं। शारीरिक मानव विज्ञानियों को मानव में विविधताओं की व्याख्या करने और जो एक मॉडल होता है उससे आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ये प्लान्ड होते हैं, ये इसका अध्ययन करते हैं। किसी भी विशेष आबादी में विशेष लक्षणों की आवृत्ति पर उद्विकासवादी शक्तियों के प्रभाव को समझने के लिए आनुवंशिकी विदों द्वारा आणविक जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है उनका उपयोग किया जाता है। जाति वृत्ति, फाइलोजेनेटिक जो लिंक्स हैं इनको पता करने के लिए, इवोल्यूशनरी अनुक्रम, उद्विकासी अनुक्रम की व्याख्या करने के लिए, और आबादी के प्रवासन जो पैटर्न को समझने के लिए आनुवंशिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। बीमारी के प्रति संवेदनशीलता और विशेष पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी उद्विकास के संदर्भ में समझा जाता है। बीमारी के वंशानुगत संचरण को समझने के लिए और विशेष बीमारी की जीन की पहचान करने के लिए शारीरिक मानव विज्ञानी जो है ये मानव आनुवंशिक विदों की सहायता प्रारंभ से ही लेते आए हैं। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी नजर डालें तो अगर हम देखेंगे कि ये आज की बात नहीं है। मनुष्यों के बीच वंशागत से मिले अंतरों के बारे में जो यूनानी थे उनको भी ज्ञान था। अरस्तु ने वंशागत के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने ये बताया था, तब बिल्कुल ज्ञान वैसा ठीक नहीं होगा जैसा आज है, लेकिन फिर भी ज्ञान था। उन्होंने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि पुरुष संवेग में योगदान देता है और महिला इस मामले में तत्व प्रदान करती है। उन्होंने कहा जब रिप्रोडक्शन होता है तो अगर जब मेल ज्यादा प्रभावी होता तो बेटा होता, पिता जैसे दिखता है, और महिला का प्रभाव मजबूत होता तो बेटी होती है जो माँ की तरह होती है। प्लेटो ने ईसा पूर्व 360 में इसकी वकालत की थी। और वो ये भी कह रहे थे कि दोनों सेक्सेस में जो सबसे अच्छे हैं उन्हीं बच्चों को जन्म देना चाहिए, मतलब जो लोग अच्छे लोग हैं उन्हीं को ही देना चाहिए। 1605 में मैकार्डो ने अपनी पुस्तक डी मोर्बिस हेरेडिटोरिस में उल्लेख किया कि जो माता पिता हैं वही भविष्य की संतान के लिए एक बीज का योगदान करते हैं।
मालपीन ने भी एक परिकल्पना को देखा, और उसके बाद तो अब हम लोग बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं कि 1677 में लीवेनहॉक ने कैसे स्पर्म की खोज की, गोट और जो कॉर्लियोटर ने प्लांट मॉडल का उपयोग करते हुए आनुवंशिकता पे जांच की। इसी पे ही तो मेंडल के प्रायोगिक कार्यों की नींव रखी गई थी। और उसके बाद तो आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से मेंडल आए, गैलन आए। मेंडल ने जो अपने 3 कानून दिए थे, एक रूपता का कानून, अलगाव का कानून, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्रता का कानून, ये सब बताया, जिसके बाद तो बहुत ज़्यादा हमारे उद्योग विकास के अध्ययनों में बहुत ज़्यादा नवीनता आई। 1900 में जो है काफ़ी सारे ह्यूगो डी वेरीज और कार्ल कॉर्डिस्टोपोडिस और एरिच वॉन का जो था, इन सब ने भी अपने काम दिया था। 1865 में 2 मानव आनुवंशिकी के 2 प्रतिमान पेश किए गए थे। एक गैलन द्वारा दिया गया था बायोमेट्री, और दूसरा मेंडल द्वारा, हम लोग जानते हैं मेंडलिज्म का सिद्धांत आया। तो ये थोड़ा सा हम लोग ने इतिहास के बारे में बातचीत की। गैलन ने अपनी हेरिडिटरी टैलेंट एंड कैरेक्टर, वंशानुगत प्रतिभा और चरित्र नामक 2 अपने शोध पत्र प्रकाशित किए थे 1865 में, और उन्होंने अपने लंबे जीवन काल के कारण वंशानुगत अध्ययन के लिए मानव विषय में जो भी परेशानियां आई उसके बारे में उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम इसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो मानव आनुवंशिकी का इतिहास हम लोग जानने के बाद थोड़ा सा हम लोग इसकी कुछ शाखाओं की बातचीत करेंगे, जिसमें सुजननिकी यूजेनिक्स की बात सबसे पहले करते हैं, बहुत जरूरी है। क्या है यूजेनिक्स? इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1883 में किया था। वे इसे एक ऐसा विज्ञान मानते हैं जो किसी मानव समुदाय के सर्वोत्तम व्यक्तियों के मध्य प्रजनन द्वारा चयनित प्रजनन, सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन के द्वारा उस जन समूह के आनुवंशिक गुणों के सुधार से संबंधित है। सुजननिकी का लक्ष्य, यूजेनिक्स का लक्ष्य, मानव प्रजाति में जन्मजात विशेषताओं को सुधारना तथा समुचित प्रजनन द्वारा श्रेष्ठ वंशानुक्रमण प्राप्त करना होता है। ये जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के यूजेनिक्स, सुजननिकी शब्द अंग्रेजी भाषा में यूजेनिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यूजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के यूजीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वेल बॉर्न। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक सुजननिकी के विषय में लोगों को बहुत अधिक ज्ञान नहीं था, परंतु इसी शताब्दी के अभी अंत तक फ्रांसिस गाल्टन, और जो 20वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने इसमें काफ़ी सारी इसमें रुचि हुई, और उसके बाद उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मानव की श्रेष्ठ, मानव प्रजाति के लिए श्रेष्ठ लक्षणों को जन्म देना और उन्हें बनाए रखना इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो गाल्टन कहते हैं कि सुजननिकी वह विज्ञान है जिसका संबंध उन सभी प्रभावों से होता है जो प्रजाति की जन्मजात विशेषताओं में सुधार चाहते हैं। वेंचेस्टर क्या कहते हैं कि सुजननिकी मानव प्रजाति के सुधार के लिए आनुवंशिकी के नियमों के उपयोग से संबंधित है। तो इतना तो हम लोग समझ ही गए कि ये मानव जाति के सुधार से संबंधित है। ये जो यूजेनिक्स होती है, ये पॉजिटिव सकारात्मक यूजेनिक्स भी होती है, नेगेटिव भी होती है। सकारात्मक में क्या करते हैं कि जो डिजायरेबल अच्छे लक्षण है, वांछनीय लक्षण है, मानवीय गुणों और मात्रा में उनकी वृद्धि की जाती है।
तो ऐसे व्यक्तियों के प्रजनन को बढ़ावा दिया जाता है जिसमें वांछनीय आनुवंशिक गुण विद्यमान हो, जिससे कि भावी पीढ़ी की संतानें जो है वो बेटर हो, आनुवंशिक रूप से अधिक सक्षम हो, योग्यतम हो। और इस तरीके का जब हम लोग इस बढ़ावा देते हैं तो अच्छी बेटर हमारा पॉपुलेशन भी बेटर होती है। तो क्या किया, इनमें कुछ उपाय किए जाते हैं। वांछित गुणों वाले लोगों का जो है विवाह कराया जाए, कृत्रिम गर्भाधान और जन समूह में श्रेष्ठ गुणों की बहुलता लाना। हालांकि मानव के संबंध में ये सब इतना आसान नहीं है। जनन द्रव्य को नष्ट होने से रोकना, जेनेटिक काउंसलिंग प्राप्त करना, आनुवंशिक परामर्श तो अब काफी लोग लेने लगे हैं, जेनेटिक रिसर्च को प्रोत्साहन देना, ये सब है जिससे पॉजिटिव यूजेनिक्स कहते हैं, जिससे कि हम बेटर संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन निगेटिव यूजेनिक्स, नकारात्मक सुजननिकी क्या है? इसमें हम लोग उन व्यक्तियों के प्रजनन पर रोक लगाते हैं जिनमें अवांछनीय और घातक लक्षण उपस्थित होते हैं। डेवनपोर्ट के अनुसार नकारात्मक सुजननिक कार्यक्रम के दौरान झरने की उस तेज धार को रोका जाता है जो दोष युक्त एवं जो हीन वंशानुक्रमण के जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को पोषित करता है। तो इसमें उस तरीके की चीजें जो होती हैं वो जो किसी भी तरीके से नुकसान कर सकती हैं, तो उसमें रोक लगाई जाती है। और इसके लिए क्या करते हैं, आनुवंशिक अपसामान्य व्यक्तियों के विवाह में रोक, कि भाई आप अगर विवाह करेंगे तो आपके बच्चे फिर ऐसे होंगे। दूसरा ये भी कर सकते हैं, शारीरिक या मानसिक दृष्टि से दोषयुक्त व्यक्तियों का स्टरलाइजेशन कर दें। जन्म से पूर्व निदान, प्रीनेटल डायग्नोसिस, आनुवंशिक परामर्श जो पॉजिटिव में भी की जाती थी, जेनेटिक काउंसलिंग, और आनुवंशिक अभियंत्रिकी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी बातचीत यहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ यूजेनिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स की कुछ और शाखाओं की चर्चा। एक है बायोकेमिकल जैव रासायनिक आनुवंशिकी, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये क्या है? जैव रासायनिक आनुवंशिकी वंशानुगत इकाइयों की संरचनाओं और उनके कार्यों के रसायन विज्ञान के संदर्भ में परिभाषित करती है। बैडल ने कहा था 1945 में। जैव रासायनिक आनुवंशिकी नैदानिक जैव रसायन के संदर्भ में विरासत में मिली जो मेटाबॉलिक संबंधी बीमारियां हैं वो की जन्मजात त्रुटि के अध्ययन से संबंधित है और जो मेंडेलियन वंशानुक्रम का पालन भी करती है। इन विकारों से कई मेटाबॉलिज्म में कई जीन जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कुछ मामलों में ऐसे विकारों के नैदानिक लक्षण वयस्कता तक, एडल्ट होने तक दिखाई देते हैं, जबकि कुछ मामलों में वे जन्म से मौजूद होते हैं। तो मानव जैव रसायन में विरासत में मिले अंतरों का वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं और ये सबसे पहले गैरेट के टाइम से शुरू हुआ था। सन 1902 में उन्होंने लैंसेट में एक शोध पत्र प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था द इंसिडेंट ऑफ एल्केप्टोनूरिया, ए स्टडी इन केमिकल इंडिविजुअलिटी। इसमें उन्होंने पहले इस तरह के मतभेदों के जैविक महत्व पर ध्यान आकर्षित किया था और 1909 में गैरेट ने इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म के शीर्षक से मोनोग्राफ प्रकाशित किया और वर्ष 1931 में उन्होंने शीर्षक इनबॉर्न फैक्टर्स ऑफ डिजीज शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की और यह प्रस्तावित किया कि आनुवंशिकता उन बीमारियों के लिए कारक है जो केवल मेटाबॉलिज्म चयापचय की जन्मजात त्रुटियों के लिए विशिष्ट नहीं है। गैरेट ने जैव रासायनिक आनुवंशिकी की नींव भी रखी थी, जैव जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स है इसकी भी नींव भी रखी थी। इसी तरीके से साइटोजेनेटिक्स की बात अगर करें तो वो क्या है, मेंडल के नियम के पुनः प्राप्ति के बाद 1902 में लक्षणों के उत्तराधिकार के कई सिद्धांत और नियम की खोज की गई। सन 1902 में वॉल्टर एस सटन ने आनुवंशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रस्ताव दिया
जिसमें उन्होंने आनुवंशिकता के मेंडेलियन इकाई जो कारक है, मेंडेलियन फैक्टर के व्यवहार को चित्रित किया और गुणसूत्रों के समांतर पाया। वॉल्टर एस सटन ने प्रस्तावित किया कि मेंडल की आनुवंशिकता इकाइयां जो फैक्टर्स हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्र पर स्थित कारकों के जोड़े लक्षण निर्धारित करने वाले कारकों के साथ अलग हो जाते हैं, और सटन की खोज ने साइटोलॉजी और जेनेटिक्स शब्द को मिलाकर के एक शब्द बनाया जिसको हम लोग कहते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटोलॉजी सूक्ष्म जीवित इकाइयों कोशिकाओं का एक अध्ययन है जिसमें पौधों और जानवरों का निर्माण होता है। साइटोजेनेटिक्स के अध्ययन में कई तरीके होते हैं, कैरियोटाइपिंग होता है, और उसके बाद जो है डीएनए अनुक्रम वगैरह का भी अध्ययन किया जाता है। एक और है जनसंख्या आनुवंशिकी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ये तो इसकी चर्चा तो हम समय समय पे करते ही रहते हैं। ये आनुवंशिकी की वह शाखा है जिसमें जीवों की जनसंख्या में जो उद्विकासवादी परिवर्तन है वो संबंधित होते हैं, और ये उद्विकासवादी सिद्धांत को एक गणितीय आधार भी प्रदान करती है। यह अपेक्षाकृत समय के अंतराल में प्रजातियों के भीतर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है, और उद्विकासवादी परिवर्तन को हम पहले भी जानते हैं, कई पहले के लेक्चर में भी बताया कि माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात हमें करनी बहुत ही जरूरी होती है। जनसंख्या आनुवंशिकी समय के साथ आनुवंशिक भिन्नता में परिवर्तन, आनुवंशिक अंतर और समानता से भी संबंधित है, और इसको जो भी पॉपुलेशन है इसके अंतर जो है ये हम दो तरीके से देख सकते, उसके अंदर और बाहर। तो हम ये जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे बुद्ध विकास को तो समझ ही नहीं सकते। समय की कमी है तो इसलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब नैदानिक या क्लिनिकल आनुवंशिकी की बात भी संक्षिप्त में कर लेते हैं। ये क्या है? आनुवंशिकी रोगी और आनुवंशिक रोगों के वाहक के प्रबंधन में बुनियादी आनुवंशिक ज्ञान की अवधारणाओं का प्रयोग करके ये क्लिनिकल जो है निदान प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो आनुवंशिक बीमारियों को सटीक निदान प्रदान करता है, और इससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी चीजें होती हैं। इन पारंपरिक नैदानिक तकनीकों में रेडियो इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफिक अध्ययन, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जांच, हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा, जैव रासायनिक अध्ययन और कई भी बहुत सारी चीजें शामिल इसके अंतर्गत आती हैं। आनुवंशिक विकारों के नैदानिक वर्गीकरण में 5 प्रमुख अलग अलग रोग श्रेणियां: क्रोमोसोमल विपतन, जन्मजात विकृतियां, चयापचय, माइटोकॉन्ड्रियल चयापचय मतलब जो मेटाबॉलिज्म की है, माइटोकॉन्ड्रियल विकारों और प्रणालीगत आनुवंशिक सिंड्रोम की भी जन्मजात त्रुटियां इसके अंतर्गत आती है, और जिसके इस जो ह्यूमन जेनेटिक्स की शाखा के अंतर्गत उससे संबंधित निदान प्रदान किए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि मानव आनुवंशिकी का जो है ये किस तरीके से क्षेत्र है, विभिन्न उसमें स्वास्थ्य में भी है, इवोल्यूशन के में है, रोगों के उसके लिए है कि किस तरीके से किसी भी पॉपुलेशन में जो कैसे बेटरमेंट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं जिससे हम ग्रोथ में भी है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त में बताएंगे, ह्यूमन जीनोम, मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना जो थी ये वॉल्टर गिलबर्ट ने ह्यूमन जीनोम परियोजना को के बारे में बताया, और उसके बाद 1984 में रेनाटो डुलबेकानो ने सबसे पहले कैंसर को समझने के लिए ह्यूमन जीनोम परियोजना जो प्रोजेक्ट था, परियोजना था, इसका प्रस्ताव रखा, और फिर उसके बाद बहुत सारी इसमें चर्चा हुई, और आजकल ये बहुत ही ज्यादा इस पे काम हो रहा है मानव के उद्ध विकास को समझने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से हम किस तरीके से ये भी जान सकते हैं, बहुत सारी बातें हम लोग जान सकते हैं। जीनोम डेटा की इसका एक डेटा है, इसको हम लोग संग्रहित कर रहे हैं, और इसका काम वैसे 2003 में पूरा हो गया था, और ये माना गया कि ये मानव जीनोम की विस्तृत ज्ञान चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए नए रास्ते प्रदान करेंगे। फायदे इसके बहुत सारे, व्यक्तियों के बीच डीएनए की विविधता के प्रभाव का ज्ञान, निदान, उपचार, यहाँ तक कि मानव को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों को रोकने के तरीके में भी ये क्रांति ला सकता है।
हमारे अतीत को समझने के लिए बहुत सहायक है कि किस तरीके से हम कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, ये सब हम जान सकते हैं। अब हम लास्ट सेगमेंट में आ रहे हैं, ह्यूमन इकोलॉजी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है ह्यूमन इकोलॉजी का, और 3 रूल्स की बात करेंगे इकोलॉजिकल रूल्स की, ग्लॉगर्स, बर्गमैन्स और एलन, और फिर एडेप्टेशन, हीट पे, कोल्ड, हाई एल्टीट्यूड और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट की बातचीत हम लोग करेंगे। ह्यूमन इकोलॉजी जो है ये शारीरिक मानव विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मानव जीवन में होने वाली वृद्धि और विकास जैसे परिवर्तन का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन इसमें एडेप्टेशन की भी बात हम लोग करते हैं। पारिस्थितिकीय जीवधारियों और वातावरण के बीच अंतर्क्रिया के प्रत्येक पहलू के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो जीव जंतुओं तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी से परिभाषित किया जा सकता है, और इसका अध्ययन इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पारिस्थितिकी है क्या जो है, और एंथ्रोपोलॉजी में मैंने तो आपको बताई कि मानव पारिस्थितिकी के मानव वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम ये कहते हैं कि मनुष्य कैसे पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, क्योंकि मानव का संबंध मुख्य रूप से जैविक ही नहीं होता है, वरन वो सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। अतः संस्कृति के विकास का संबंध भी बहुत आवश्यक होता है, और संस्कृति शून्य से विकसित नहीं होती है, और पर्यावरण में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमें इसका अध्ययन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इकोलॉजी क्या है? फिर वही है जो जीवित प्राणी है उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इससे संबंधित हम लोग 3 नियम की बात करेंगे। एक तो सबसे पहले 1983 में विल्हेम लेबर्ट ग्लोगर ने प्रतिपादित किया था नियम। उन्होंने कहा था कि गर्म क्षेत्र में पक्षियों और स्तनधारियों की नस्ल ठंडे या सूखे क्षेत्र में रहने वाले नस्ल की तुलना में अधिक गहरे रंग की होती है। यह एक विशिष्ट सामान्यीकरण के रूप में पहचाना जाता है। और उन्होंने कहा कि मेलेनिज्म के क्लाइंट के बारे में पक्षियों में ग्लोगर का नियम पहली बार देखा गया था। उसके बाद इसमें भेड़ियों में, लोमड़ियों में, बाघ में, खरगोश में भी देखा गया। मानव आबादियों के बीच आमतौर पर देखा गया कि भूमध्य रेखा के करीब गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी वो भूमध्य रेखा से दूर रहने वाले लोगों की तुलना में गहरे होते हैं। तो ये ग्लॉगर का नियम जो है ये इस बात को बताता है। इसके बाद एक और नियम आता है एलन का नियम। एलन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो है जो भी प्राणी वो आनुपातिक नियम के बारे में बताते हैं, और ये कहते हैं कि वर्गमन के नियम। अच्छा, पहले हम वर्गमन के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड एक वर्गमन का नियम है। वर्गमन का नियम है वो 1847 में कार्ल बर्गमन ने दिया था, और उन्होंने कहा कि ठंडी जलवायु में रहने वाले पक्षियों और स्तनधारियों की प्रजातियां गर्म जलवायु में रहने वाले पूर्वजों से बड़ी होती हैं। यह पक्षियों और स्तनधारियों की विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो ठंडे में रहेंगे वो गर्म वाले से बड़े होंगे। एलन ने जो कहा, उन्होंने वर्गमन के नियम का विस्तार कहा। उन्होंने कहा कि शरीर के कुछ हिस्से जो होते हैं वो विस्तार हो जाता है, जैसे गर्दन, पूंछ और पैर और कान वगैरह शामिल होते हैं। एलन ने पाया कि जो भेड़ियों, लोमड़ियों, खरगोश और जंगली बिल्लियों में फैलने वाले भाग जो ठंडे क्षेत्रों में छोटे होते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अनुकूलन तो हम लोग ने पहले ही बताया कि मानव प्रारंभ से ही अनुकूलन स्थापित करते आया अपने पर्यावरण के साथ। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो गर्म स्थान के साथ अनुकूलन करता है। तो अगर वो गर्म स्थान होता है, गर्म में रहता है, तो कैसे हीट होती है, तो वो कैसे पसीना वगैरह निकलता है। अगर ठंडे उसमें रहता है तो किस तरीके से वो वस्त्र उस तरीके के पहनता है, और कपकपी लगने लगती है अपने शरीर के साथ अनुकूलन स्थापित करने के लिए। और उसके बाद अगर वो ऊंचे जगह पे जाता है तो किस तरीके से वहां पे ऊंचाई के हिसाब से उसके बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। और इसी तरीके से फिर वो पोषण संबंधी अनुकूलन भी, जिस जगह पे जहाँ पे जैसी भोजन की नीड होती है वो उस तरीके के भोजन को ग्रहण करता है। तो
इस तरीके से मानव जो है वो अगर पसीना आने लगता है तो गर्मी का अनुकूलन होने लगता है और ये काफ़ी सारी शारीरिक चीज़ों से भी प्रभावित होती है। तो इस तरीके से जैसा मौसम होता है उसी के हिसाब से मानव शरीर में अनुकूलन भी स्थापित होता है। इसी के साथ मैं आपकी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।